है तो भाई दो ही सिम कार्ड चलते हैं यहाँ पे। जियो का कॉमन है भाई, गोविंद घाट में आएगा, गोविंद घाट से पुलना गांव तक के पूरे रूट में आएगा। पुलना गांव में भी के बीच में जो 9 किलोमीटर का एरिया रहता है वहाँ लगभग ना के बराबर आता ही नहीं है नेट। आजकल भाई यात्रा की तैयारी से पहले ना घोड़े खच्चरों का जो सामान आता है वो गोविंद घाट तक तो ट्रक में आता है। जो इनके खाने का चारा रहता है, चने रहते हैं, गुड़ रहते हैं। और भाई बात तो ऐसी है कि बिना खच्चरों के तो भाई बिना घोड़े खच्चरों के यात्रा चलना इम्पॉसिबल है। निर्धारित समय हर साल रहता है 1 जून से 31 अक्टूबर तक फूलों की घाटी के लिए। जो नेशनल पार्क है वहाँ के लिए रास्ते ओपन हो जाएगा। तो हेलो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज से। मैं गौरव चौहान और ब्लॉगिंग की शुरुआत अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से, पुलना गांव की पहाड़ियों से। और आज मौसम भाई लाजवाब हो रखा है, प्यारी सी धूप लगी हुई है, पहाड़ियों में ग्रीनरी छाई हुई है, हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं चमकते हुए। जहाँ जहाँ पे धूप लगी हुई है ना वहाँ पे देखिए पेड़ अलग ही सुंदर चमक रहे हैं। देखो अपने सामने गार्डन में जो पेड़ है वो भी अलग चमक छोड़ रहा है। और आज मौसम ठीक था, धूप आई तो धूप आते ही देखो जितनी जो कल की परसों की स्नोफॉल थी थोड़ी बहुत पहाड़ियों पे, वो भी देखो पिघल चुकी है, थोड़ी सी बची है टॉप पे, इधर तो सारी पिघल चुकी है। ड्रोन शूट के द्वारा आपको इस घाटी का और इस रोड का थोड़ा सा दिखाएंगे, कैसे पुलना गांव से पैदल यात्रा ट्रैक शुरू होता है, भ्यूंडार गांव आता है, और वहां से मैं पहाड़ी दिखाऊंगा जो कि फूलों की घाटी की होगी। बर्फ़बारी से, स्नो से भरी हुई लदालद प्यारी सी लग रही है। तो चलो ड्रोन उड़ाते हैं और आपसे बातचीत करते हैं। तो ये है भाई अपना पुलना गांव, जो कि श्री हेमकुंड साहिब जी का रूट का एक ऐसा पड़ाव है फूलों की घाटी श्री हेमकुंड साहिब का, जहां से पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। और ये है छोटा सा गांव। गोविंद घाट गुरुद्वारा साहिब से पहले के जो 5 किलोमीटर की सड़क है, जहां से आप टैक्सी, सूमोज और बाइक्स में आ सकते हो पुलना गांव तक। तो ये रहा पुलना गांव। यहां से फर्दर 10 किलोमीटर की दूरी पर घांगरिया गोविंद धाम, जो कि जंगलों के बीच होते हुए रास्ता, प्यारे पेड़ों के बीच, सुंदर सा प्रकृति के बीच, ऐसा सुंदर रास्ता यात्रा मार्ग का जो भाई आपके दिल को आनंदित कर लेगा, आपके मन को आनंदित करेगा, और आप इस रूट का पूरे तरीके से मज़ा ले सकते हो आराम आराम से चलते हुए। तो फर्स्ट डे गोविंद घाट से पुलना, पुलना से घांगरिया गोविंद धाम तक आपको चढ़ाई करनी होती है। तो भाई जगह जगह पे आपको पुलना गांव से कुछ इस प्रकार के झरने, करीब करीब 4 से 5 झरने ऐसे प्यारे प्यारे सुंदर देखने को मिल जाएंगे, जो कि भाई आपके मन को ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा कि आपका मन थक गया। तो जो ये रूट दिख रहा है, पतला सा रास्ता नदी के किनारे जंगलों के बीचों बीच, खैर रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन देखो इतनी प्यारी घाटी जंगलों के बीच, ना ज़्यादा धूप की प्रॉब्लम, ना कुछ, खूबसूरत पहाड़ियाँ भी दिखती है इस रूट में, प्यारे से रूट में। मतलब अगर आप प्रकृति प्रेमी हो तो ये पूरा रूट ही आपको वो एक्सपीरियंस देगा जो आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर फील करते हो। चाहे श्री हेमकुंड साहिब कहिए, चाहे फूलों की घाटी का पहुंचने की फीलिंग कहिए, सारी फीलिंग यहीं पे नदी, झरने सब मिल जाएंगे। साथ में बहती लक्ष्मण गंगा का निर्मल जल और जंगलों के बीच पेड़ों की छाँव, जो कि भाई आपको थकावट भी महसूस नहीं होने देगी अगर आप आराम आराम से चलते हो, प्रकृति को, नज़ारे को देखते देखते।
एक बार फिर शाम होते होते बादल लग चुके हैं। ये देखो भाई मौसम फिर से बादलों वाला हो गया है। बारिश का तो नहीं दिखा रखा था वैसे आज, बट स्टिल ये देखो बिल्लू पार्टी आजकल गौशाले में रहती है, घास में लेटी रहती है। ये देखो इनको तो मज़ा आ रहा है भाई गर्मी में। हाँ मोटी, हाँ मोटी, क्या हो रहा है तेरा? हैं अभी बड़ी बड़ी हो रही, छोटी लग रही है भाई। पहले खाती ज़्यादा थी ना तो ठीक ठाक हेल्थ थी इसकी, अब आजकल थोड़ी छोटी लगती है। बाकी ये है अपनी मणि। यार इसकी आंखें देखो कैसी हो गई है। ये देखो एक आंखें इधर दिखा, ये देखो एक पूरी भाई, इसमें मेरे को लगा मोतियाबिंद हो गया। हम तो दवाई खिला भी रहे हैं, डाल भी रहे हैं आँखों में, बट यार पता नहीं क्या हो गया उसका। शायद बचपन में सर्वर पे लग गई थी ना ईंट से, तो मतलब उसको सहलाया सहलाया तब बची हो, बहुत मुश्किल से जब तेल मालिश करी उसके सर पे, तो शायद उसी का कुछ इफ़ेक्ट हो गया है। तो एक आंख से तो बिल्कुल नहीं देख रही है, एक आंख से थोड़ा दिखता है, कम दिखता है, इसलिए जैसे चलती हुई दौड़ती है ना तो कहीं भी टकरा जाती है भाई, तो इसलिए घर ही पे रहती है। और तो सब घूमने चले जाते हैं। अरे अरे भाग रहे, मेरे को देख के भाग रहे भाई आजकल ये, क्योंकि मैं इनको सीधा पकड़ता हूँ ना गोद में, और इनको होती है तकलीफ़ कि भाई क्यों पकड़ रहा बोल के, पता नहीं क्या हिसाब किताब है। इंटरनेट कनेक्टिविटी पूछ रहे थे कौन सा सिम कार्ड चलता है, तो भाई दो ही सिम कार्ड चलते हैं यहाँ पे। दो सिम कार्ड के नेटवर्क आते हैं, एयरटेल और जियो के। तो जियो का कॉमन है भाई, गोविंद घाट में आएगा, गोविंद घाट से पुलना गांव तक के पूरे रूट में आएगा। पुलना गांव में भी जियो का आएगा, और थोड़ा आधे 1 किलोमीटर तक, थोड़ा पुलना से ऊपर भी जो है जियो का नेटवर्क आता है। और उसके बीच में जो 9 किलोमीटर का एरिया रहता है वहाँ लगभग ना के बराबर आता ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं आता उन 9 किलोमीटर के रूट में घांगरिया तक। फिर घांगरिया में इंटरनेट चलना शुरू हो जाता है कांजिला हेलीपैड के पास, और पूरा घांगरिया में जियो का, और श्री हेमकुंड साहिब में भी जियो का नेटवर्क चलता है। लेकिन जियो का नेटवर्क कॉमन है क्योंकि सिर्फ वो पुलना गांव में एक्स्ट्रा चलता है। एक्स्ट्रा बोले तो गोविंद घाट, पुलना और घांगरिया और श्री हेमकुंड साहिब में चलता है। बाकी एयरटेल का जो इंटरनेट है वो गोविंद घाट में भी चलेगा, और गोविंद घाट के ऊपर आते पुलना गांव में नहीं चलता है एयरटेल का इंटरनेट। फिर उसके बाद सीधा चलता है घांगरिया गोविंद धाम में, फिर उसके बाद चलता है श्री हेमकुंड साहिब में। सिर्फ पुलना को छोड़ के एयरटेल लगभग तीनों जगह चलता है, और जियो कॉमन है, सब जगह चलता है। तो अगर आपको बात दोनों है तो दोनों सिम रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होती है जब रश ज़्यादा बढ़ जाता है जून में, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी भी काफ़ी लो होती है। इंटरनेट तो मतलब चलता ही नहीं है भाई, कॉलिंग भी लगती है कभी कभी टूट फूट करके, इतना रश हो जाता है क्योंकि कैपेसिटी कम है इंटरनेट टावर की। घांगरा गोविंद धाम में शायद इस साल कुछ नया करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। बाकी जियो एयरटेल दोनों सिम है, तो दोनों में आप लेके चलो भाई, क्योंकि कभी भी कोई काम आ जाता है कोई सा भी सिम। जैसे मेरे पास खुद एयरटेल का भी है, जियो का भी है। जैसे मैं अगर गोविंद धाम घांगरिया रहता हूँ तो दोनों में मैं रिचार्ज ही करके रखता हूँ, और कभी किसी का इंटरनेट फास्ट चलता है ब्लॉग अपलोड करने के लिए तो वो कर देता था, कभी जियो का चलता था। बाकी श्री हेमकुंड साहिब में तो बिल्कुल 5G स्पीड आती है जियो और एयरटेल की। तो ये चीज़ है, कनेक्टिविटी के बारे में बता दिया है। बाकी तो और जानकारी आती रहेगी, वो आपको बताते रहेंगे। तो भाई आज के दिन था बढ़िया मौसम, और अभी शांति से यहाँ पे कुछ दिन जब चहल पहल नहीं हो जाती तब तक आराम कर सकते हैं। उसके बाद तो दिन रात का पता नहीं लगता, सोते नहीं है हम, खा ठीक से नहीं पाते। और ये देखो इन घोड़ों का भी भाई अब रेस्ट डे ख़त्म होने वाला है, घोड़े खच्चरों का। यहाँ पे हमारे गांव में ना ऑलमोस्ट जो गांव वाले हैं उनके ऑलमोस्ट 250 प्लस घोड़े खच्चर हैं, 250-300 के आसपास। तो देखो 8 महीने तो रेस्ट किया, 4 महीने मेहनत है। तो आजकल भाई यात्रा की तैयारी से पहले ना घोड़े खच्चरों का जो सामान आता है वो गोविंद घाट तक तो ट्रक में आता है। जो इनके खाने का चारा रहता है, चने रहते हैं, गुड़ रहते हैं, सब लोगों ने अपने अपने रूम स्टोर कर दिए हैं भाई। मतलब एक एक खच्चर को पर डे 1 कट्टा तो भूसा लगता है, 1 कट्टे से थोड़ा कम लगता होगा। तो मतलब सोचो 120 ऐसे रखने पड़ ही रहे हैं सबको। 400-500 कट्टे वो अलग हो गए जिनके 4-5 खच्चर होंगे। तो बहुत मेहनत है भाई इनको खिलाई पिलाई, तो ऐसे ही नहीं होते भाई ये खच्चर महंगे। बात तो ऐसे कि बिना खच्चरों के, जैसे 4 धामों के 2 मुख्य धाम, केदारनाथ धाम हो गया, श्री हेमकुंड साहिब हो गया और यमुनोत्री, वहाँ तो भाई बिना घोड़े खच्चरों के यात्रा चलना इम्पॉसिबल है। अब जो इतना राशन पानी जाएगा, हर एक दिन इतनी संगतें आएंगी, रास्ते भर में दुकानें, पेटियाँ, सिलेंडर, गैस, खाने का सामान,
बिस्किट के पेटी वगैरह। वो अगर आम आदमी, अगर एक जो इंसान रहता है वो भूखने लग जाए ना, तो खाना जो अभी रेट होगा उसका 3 गुना हो जाएगा। क्योंकि एक घोड़ा कम से कम 3 आदमी के बदले तो ले ही जाता है एक बार में सामान, लेकिन चार्ज कम रहते हैं। और एक आदमी घोड़े से 3 गुना कम लेके आता है और रेट उसके 3 गुना रहते हैं। मान लो यहाँ से घोड़े का चार्ज सामान ले जाने का 1500 रुपये होगा घांगरा गोविंद धाम तक एक घोड़े का, तो वही चार्ज अगर कोई पिट्ठू वाला लेगा वो सीधा 3000 रुपये लेगा, 4000 रुपये लेगा। तो 6 गुना सस्ता पड़ जाता है। अगर घोड़े ना हो तो दिक्कत है। बट इनको भी भाई काफ़ी अच्छे से फिट रखना पड़ता है। उनकी नाल हर तीसरे दिन बदलनी पड़ती है, चारों पैरों की, और मालिश करनी पड़ती है। इनके हर एक चीज़ मेडिकल रिपोर्ट भी इनकी परफेक्ट होनी चाहिए। इनका इंश्योरेंस होना चाहिए तभी चलता है भाई। तो मतलब जो ओनर है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनसे काम करवा रहे हैं। तो भाई 8 महीने ख्याल रखना, इनको जंगल छोड़ना, लेके आना, और इनका खाना ऑफ सीज़न में 8 महीने में बाई चांस काम ना भी होगा तो एक घोड़े का खर्चा 8 महीने तक तो कम से कम ये लगा लो 20-25 हज़ार रुपये खर्चा रहता है 8 महीने का। जब खिलाई बहुत कम मिनिमम होती है, काम भी नहीं होता है, जंगलों में जब घास खाते हैं घोड़े कच्चर, तब भी 25,000 रुपये 25-30 हज़ार रुपये एक घोड़े पे लगता है। जिसके 10 घोड़े होंगे तो सोचिए भाई कितना लगेगा, 3-4 लाख का ऑफ सीजन में लगता है। फिर उनके साथ देख रेख करने के लिए एक हेल्पर भी रखना पड़ता है। और हेल्पर जो 2 घोड़े चलाता है, मान लो किसी के 10 घोड़े हैं, वो खुद घोड़े नहीं चलाता होगा, लेकिन उसको 5 हेल्पर ढूंढने पड़ते हैं जो घोड़े चलाएं। और उनकी सैलरी भी वही रहती है, 25,000 के आसपास रहती है। और साथ में पर डे का 500 रुपये खाने पीने का। तो लगा लो भाई कितना महंगा पड़ता है। तो इसमें प्रॉफिट ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं भाई इतना किराया ले रहे हैं, तो ले दे के यार मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा मार्जिन बच ही नहीं पाता एट द एंड तक। 8 महीने इनकी खिलाई, सीजन में भी खिलाई, फिर आदमी का डेरा बनाना बहुत टफ़ काम है भाई। ये तो है कि मजबूरी हो जाती है ना, जब कोई काम ऑप्शन नहीं होता है तो घोड़े रखने पड़े हैं कई लोगों को। तो बस जैसे धीरे धीरे ऑप्शन खुलते रहेंगे, जैसे भ्यूडार गांव में जैसे क्या बोलते हैं, सड़कें जाना शुरू हो जाएगी तो घोड़े खच्चर ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। फिर जो रूट बचेगा 10 किलोमीटर का बच जाएगा भ्यूडार गांव से गोविंद धाम से श्री हेमकुंड साहिब। तो फिर और मतलब घोड़े खच्चर कम हो जाएंगे, लेकिन गाड़ियाँ टैक्सियाँ वो थोड़ा बढ़ जाएगी। तो देखो घोड़े कम होंगे, जो घोड़े कम करेगा, जो 2 घोड़े कम करेगा वो तो एक टैक्सी लेगा ही लेगा भाई। कमाने का मेन टाइम वही होता है, जून का होता है मेन। तो बाकी 3 महीने मतलब लो पे रहता है, इतना नहीं चलता है। तो 4 महीने के सीज़न में बाकी के 8 महीने काटना, अगले साल का इंतज़ार, काफ़ी टफ़ लाइफ है। बट एक चीज़ की खुशी है कि यार भगवान ने ऐसी जगह हमें दे रखी है जहाँ हम बिना कहीं बाहर जाए नौकरी करे भी अपना काम चला सकते हैं इन खूबसूरत वादियों में रह कर के। तभी तो मतलब इतने घर हैं यहाँ पे, इतना पलायन नहीं हुआ। अगर यात्रा मार्ग श्री हेमकुंड साहिब नहीं होता इस जगह पे, सोचिए तो कुछ नहीं कर रहे होते, या तो हम बाहर जाते जॉब वॉब करने, या तो बकरियाँ चला रहे रहते, खेती बाड़ी कर रहे रहते। ये चलो परमात्मा का करिश्मा है, और हम खुश नसीब है कि हम ऐसी जगह पैदा हुए हैं। तो हर एक छोटी चीज़ में इंसान को खुश रहना ज़रूरी है भाई, तभी भगवान और देता रहता है। खुशी मांगो, खुश रहोगे तो खुशी ही मिलती रहेगी, दुख रहोगे तो जीवन भर दुख ही मिलता रहता है। ये देखो तो इन पे कोई जाती नहीं होती है भाई, मेडिकल चेकअप, इंश्योरेंस, है ना, जितना काम होता है इनके ख्याल भी बहुत रखता है मालिक। क्योंकि खच्चर बड़ा महंगा है, ये होगा कम से कम 3.5 से 4 लाख का एक घोड़ा। तो सोचिए भाई, अगर इतनी महंगी चीज़ को, है ना, वो करेंगे, क्या बोलते हैं, काफ़ी दिक्कत करेंगे तो फ़ायदा नहीं है, फिर मालिक का ही लॉस है। इसलिए इनको प्यार से ही रखा जाता है। कुछ घोड़े हैं, खच्चर हैं। घोड़े जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। जैसे आप देखोगे घांगरिया से लेकर श्री हेमकुंड साहिब के रूट में घोड़े बहुत कम, बहुत एक दो ही जा पाते होंगे, बाकी सब खच्चर जाते हैं। इसलिए घोड़े का रेट भी कम है। घोड़ा मतलब 2 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख तक का जोड़ा मिल जाता है, वही खच्चर 7 से 8 लाख रुपए जोड़ा मिलता है। तो आप सोचिए, तो भाई यही खच्चर ही जो है श्री हेमकुंड साहिब तक जा पाते हैं उस रूट पे। घोड़े यहाँ से घांगरिया तक जाते हैं, वापसी आ जाता है।
तो कुछ ऐसा है। बाकी अपनी जिमनी खड़ी है उधर, मैं भी रास्ता खुलने का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सिलेंडर्स भराने हैं। कमर्शियल पर्सनल तो भर चुके थे, घरेलू सिलेंडर, फिर कई चीज़ों का बहुत चीज़ें करनी पड़ रही है भाई, काम बहुत हो रहा है। ये देखो, ये बिल्ली आजकल हमारे घर नहीं आती है भाई, छोटी बिल्ली। ये तो हमारी बिल्ली के साथ आ जाती थी खेल करने के लिए। ओए ओए ओए। और भाई बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, फूलों की घाटी का कपाट कब खुलेंगे, वहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स कब ओपन होगी। तो 1 जून से भाई, निर्धारित समय हर साल रहता है 1 जून से 31 अक्टूबर तक फूलों की घाटी के लिए जो नेशनल पार्क है वहाँ के लिए रास्ते ओपन हो जाएंगे। ओपन हो जाएगा तो आप 1 जून से जा सकते हैं। और 23 मई को श्री हेमकुंड साहिब के, 22 मई को लोकपाल लक्ष्मण मंदिर जी के पूजा कपाट खुलेंगे। तो बस इतनी जानकारी है। बाकी फूलों की घाटी का पीक टाइम अगर बोला जाए, कहा जाए, तो 15 जुलाई से मिड अगस्त तक होता है, मतलब 1 डेढ़ महीने का पीक टाइम रहता है। बट यार अगर आप प्रकृति से जुड़ना चाहते हो, देखना चाहते हो, बड़े करीब से फील करना चाहते हो, तो उसके लिए तो भाई जितना ओपन हो रहा है उतने में आप खूबसूरती प्रकृति की देख सकते हो, है ना। मतलब 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच कभी भी आइए। बाकी पीक टाइम बरसात होता है, जब थोड़े से मेजर फूल फ्लावर्स जो हैं ज़्यादा दिखते हैं। तो बस यही है। देखो अभी यहीं फूल नहीं खिले पुलना गांव में, तो ऊपर तो ठंडा होगा, तो वहाँ अभी खिले नहीं होंगे। जब वहाँ भी नॉर्मल मौसम हो जाएगा, हल्की फुल्की बरसात होगी, बारिश, तभी जाके होगा। बाकी बिल्लू पार्टी यहाँ पे घूम रहे हैं, ऐसे शैतानियाँ कर रहे हैं इधर से उधर, मम्मी का इंतज़ार हो रहा है। हई निंग का बता दिया। और इस साल बर्फ़ भी कम है श्री हेमकुंड साहिब में, तो यात्रा आसानी से होगी, बशर्ते कम होनी नहीं चाहिए थी। बट है तो क्या करें, मौसम इस बार ऐसा था कि जनवरी फरवरी में बर्फ़ पड़े नहीं टाइम से, जो कि अब मौसम ख़राब हो रहा है तो थोड़ी बहुत पड़ रही है, बट वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कुछ नहीं करेगी। तो इस बार वेदर ठीक ठाक है, रास्ता भी ओपन रहेगा। ग्लेशियर पॉइंट पे जो रास्ता रहता था वो छोटा हो जाएगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 मीटर के आसपास होगा, जहाँ पे 80-100 मीटर का रहता था। तो बस इतना ही है। और बर्फ़ शायद इस बार जल्दी भी पिघल जाए, हो सकता है जून मिड होने तक या एंड होने तक बर्फ़ ही ना दिखे आपको श्री हेमकुंड साहिब में। मतलब पहाड़ियों में तो दिखेगी आसपास, लेकिन जहाँ पे चलते हैं कैंपस में दरबार साहब के आसपास, वहाँ पे नहीं दिखेगी। मे भी पॉसिबल दिख सकती है, जैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो कुछ है, आज ऐसा मौसम था, बड़े दिनों बाद ठीक ठाक रहा शाम का मौसम। नहीं तो यार हर दिन ऐसे हो रहा था कि सुबह धूप हो रही थी और शाम होते होते मौसम ख़राब हो रहा था। ये देखो ये बिल्ली पार्टी कहाँ कहाँ चढ़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, मम्मी का इंतज़ार कर रहे रहते हैं, मम्मी आएगी। तो अभी 2 बिल्लियाँ तो पांचों की पांचों पता नहीं आवाज़ सुन के आ जाते हैं। तो जी फिलहाल चलो आईपीएल का आनंद लेते हैं आजकल, और कुछ अपडेट्स आती रहेंगी आपको श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए। कुछ भी जो भी होगा पर डे, जैसे जैसे मेरे को याद आएगा वो आपको बताते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। करते हैं दोस्तों ब्लॉग एंड मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।